presence of AIR 32,000 in AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where चलिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड व्हाट इज स्ट्रेस? क्या होता है स्ट्रेस? ठीक बात है। स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो दोनों ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक बात है। स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस जो है वो एक बॉडी का इंटरनल फिनोमिना है। ये इंटरनल फिनोमिना तब एक्शन में आएगा, कब आएगा एक्शन में? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? हाँ, डिफॉर्मेशन देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन एंड कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? कैसे किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो सकता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन? एक आपने बोला फोर्स लगाओगे, राइट। अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो आप इसको रेजिस्ट करने की, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ये बॉडी क्या करेगी? इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी। तो जितना मैंने फोर्स लगाया है उतना ही इंटरनल फोर्स भी जनरेट होगा, और उसको जब मैं एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो मैं उसको स्ट्रेस कहता हूं। क्या सिर्फ फोर्स ही डिफॉर्मेशन को कॉज कर सकता है? और क्या? फोर्स के अलावा और क्या हो सकता है? अगर आप फोर्स के अलावा यदि आप मूवमेंट लगाते हो कोई प्रकार का, तो मूवमेंट भी बॉडी को डिफॉर्म करने का कोशिश करेगा। मान लो ये बीम है, ठीक है। अब इस पर मैं एक मिनट मूवमेंट लगा दिया मैंने एम। इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा? ये बीम जो है वैसे बेंड हो जाएगी, करेक्ट है। यानी कि मूवमेंट लगाया तब भी इसने डिफॉर्म करने की कोशिश करी। तो यदि आप कोई मूवमेंट लगाते हो तो भी डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है बॉडी की, और बॉडी हमेशा क्या करेगी? डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी। ठीक बात है। तो दोस्तों, फोर्स के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस।
फोर्स के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस, और मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं। वन इज द बेंडिंग मूवमेंट। अब बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, और ये बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर ये कॉम्प्रेसिव होगा या फिर ये टेंसाइल होगा। नाउ अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे तो उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ट्विस्टिंग स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेस इज द शियर स्ट्रेस। ठीक बात है। बॉडी पे स्ट्रेस कब आएगा? डिफॉर्मेशन कब होगा? तो एक चीज ध्यान रख लो कि अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वहां पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा। बॉडी पे अगर मूवमेंट लग रहा है तो वहां पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा बॉडी को रेजिस्ट को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा, अगर मूवमेंट आ रहा है तो वहां पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेस को हम दोबारा फिर से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द स्ट्रेस अगेन in two ways. First, the axial stress या normal stress। एक्सियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये एक्सियल स्ट्रेस जो है या नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है, आइदर ये टेंसाइल होगा या फिर ये कॉम्प्रेसिव होगा, या फिर ये कॉम्प्रेसिव होगा। करेक्ट है। टेंसाइल अगर होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस कब होगा? जब कोई फोर्स ऐसी लगी हो जो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रही हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रही है तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर कोई फोर्स ऐसी लगी है जो लेंथ को डिक्रीज कर रही है तो उसको हम कॉम्प्रेसिव, तो वहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस आएगा कब? व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस विल एक्ट, normal stress will act when line of action of the forces are same। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम, यानी कि अगर सेम, ये एक बॉडी है, दोस्तों इस पे मैंने एक फोर्स इधर लगाई और दूसरी फोर्स इसी लाइन से पास होते हुए दूसरे एंड पे लगाई, क्या इफेक्ट होगा इसका? क्या इफेक्ट होगा इसका? इसका इफेक्ट ये होगा कि लेंथ बढ़ेगी, तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस को हम नॉर्मली पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे आएगा टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। अब जरा एक और एग्जांपल देखो।
सेम फोर्स थी, लाइन ऑफ एक्शन मैंने चेंज कर दिया। जो यहां पे लग रही थी सेम लाइन से पास हो रही थी, अब मैंने लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। पहले ये सेम लाइन से दोनों फोर्सेस पास हो रही थी, अब लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ भाई फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन होगा, पहली बात तो एकदम क्लियर करो। रोटेट होगा कि नहीं होगा वो छोड़ो, बॉडी डिफॉर्म होगा। कैसे डिफॉर्मेशन होगा इसका? क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। इसका इफेक्ट ना लेंथ बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। ये बॉडी इस प्रकार से कुछ डिफॉर्म हो जाने वाली है, इस प्रकार से डिफॉर्म हो जाने वाली है। इसका इफेक्ट ये होगा कि बॉडी कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हो जाएगी, ना लेंथ बढ़ी ना लेंथ घटी, लेंथ कांस्टेंट हुआ। यहाँ पे ये यहाँ पे जो स्ट्रेन इंड्यूस हुआ वो इस पॉइंट पे स्ट्रेन इंड्यूस हुआ, इसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो वहां पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। क्लियर हुई बात? चलिए, अब जैसे मैंने बोला था कि नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार की होती है, एक हो गई टेंसाइल और दूसरी हो जाती है कॉम्प्रेसिव। कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? सेम रहेगा क्या? स्ट्रेस क्या इंड्यूस होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सी है? नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बेटा तभी लगेगा जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। यहां पे लाइन ऑफ एक्शन अगेन इज नॉट सेम, तो अगेन इट विल कॉज द शियर स्ट्रेस, नॉट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो फोर्स यहां पे लग रही थी उसको शिफ्ट करके सेम लाइन ऑफ एक्शन पर लेकर आना पड़ेगा। करेक्ट है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ कम होगी, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों एक ही टाइप के स्ट्रेस हैं, जिनका नाम है नॉर्मल या एक्सियल स्ट्रेस। अब सवाल यह उठता है कि इसको एक्सियल स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इस बॉडी के एक्सिस से पास हो रहा है। करेक्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सियल स्ट्रेस। ये तो बात सिंपल है समझने के लिए। दूसरा है कि इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहते हैं? नॉर्मल, व्हाई वी कॉल इट नॉर्मल स्ट्रेस? ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में बच्चों आप थोड़ा ध्यान समझो इस चीज को, डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये वाला डायग्राम 1 और ये वाला डायग्राम 2, ये जो स्ट्रेस है इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि इसी को हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल और इसको हम कह रहे हैं टेंजेंशियल। क्या नॉर्मल और क्या टेंजेंशियल? चलो इधर देखो, यहां पे देखो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स यहां पे F लगा वो तो मेरे को मालूम चल गया। अब एरिया क्या होगा? कौन सा एरिया लोगे आप जहां पे फोर्स लग रहा है? हाँ चलो अपन इसकी डायमेंशन दे देते हैं। आप इसका क्या एरिया लोगे मेरे को बताओ। चलो ये लेंथ मेरे को दिया हुआ है से 2 मीटर,
इसका यह है 0.75 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। विड्थ जो है वो 1 मीटर है। अब यहां पे स्ट्रेस निकालने के लिए आप कौन सा एरिया कंसीडर करोगे? हाँ, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 1 समझ में आ रहा है अंकित तुमको? 0.75 ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, करेक्ट है बेटा? ये जो एरिया मिल रहा है ये फोर्स के नॉर्मल है, करेक्ट है? तो हम नॉर्मल स्ट्रेस जब निकालेंगे तो हम फोर्स के नॉर्मल जो एरिया है उसको हम कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ बात? इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग एरिया कैलकुलेट करने में बहुत गलती करते हो। क्लियर हुई ये बात? जब आप नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो फोर्स के नॉर्मल जो एरिया होगा दैट यू नीड टू कंसीडर। क्लियर हुआ ये बात? चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं अपन। to calculate normal stress area normal to the force resist the external force। नॉर्मल स्ट्रेस कब एक्ट करेगा? लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का अगर सेम होगा तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, और नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में आपको जो फोर्स लग रहा है उसका नॉर्मल एरिया आपने कंसीडर करना है। तो यहां पे जो आप एरिया लोगे, एरिया वो क्या हो जाएगा? 0.75 मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ। इज दैट क्लियर? चलो अब अपन आते हैं दूसरे टाइप की स्ट्रेस को जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। सेम डायमेंशंस ले लेता हूं। टू मीटर, 0.75 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर। अब मैं यहां पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहता हूं, शियर स्ट्रेस। तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स F डिवाइडेड बाय द एरिया, एंड व्हाट विल बी द एरिया? व्हाट विल बी द एरिया? जल्दी बोलो यार, कौन सा फोर्स है ये? टेंजेंशियल। तो एरिया कौन सा रजिस्ट करेगा? जो इस फोर्स के टेंजेंशियल होगा, या जो इस फोर्स के पैरेलल होगा। तो इस फोर्स के पैरेलल कौन सा एरिया आ रहा है? 2 इंटू विड्थ। इज दैट क्लियर? तो 2 इंटू विड्थ जो एरिया है दैट इज पैरेलल टू दिस फोर्स। एम आई क्लियर? तो दैट विल कॉज क्या? दैट विल कॉज द शियर स्ट्रेस। तो बस दो बात का ध्यान रखो कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सेम है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस सेम है, तो कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। नॉर्मल स्ट्रेस आसानी से आप समझ सकते हो, या तो वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा। अब आप उसके लिए एरिया कैलकुलेट करोगे स्ट्रेस निकालने के लिए, कौन सा एरिया लोगे? फोर्स के नॉर्मल। लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल हो गया तो दैट विल कॉज शियर स्ट्रेस, और उसके लिए जो आप एरिया लोगे वो फोर्स के पैरेलल जो एरिया आएगा दैट यू नीड टू कंसीडर। इज दैट क्लियर? चलिए, it is required to punch a sheet, punch a hole of
a hole of 5 centimeter diameter in a 1 centimeter thick sheet. 1 centimeter thick sheet tensile stress 300 MPa, compressive stress 400 MPa, and permissible shear stress is 200 MPa. Determine whether punch can be made of same material as शीट. मैं समझा देता हूं सवाल को आपको. एक शीट है, उसमें मेरे को एक होल पंच करना है. ठीक है. शीट के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो 300 मेगा पास्कल दिया है. जो मटेरियल है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस 300 मेगा पास्कल है. इसका मतलब क्या हुआ कि 300, हाँ, परमिसिबल है, या इसको आप अल्टीमेट मान लो. यहां पे पंच करना है, इसको अपन अल्टीमेट मान लेते हैं, परमिसिबल नहीं मानते हैं, अल्टीमेट मान लेते हैं. अब 300 एमपीए का अगर मैं टेंसाइल लोड लगाऊंगा, 300 से ऊपर का जैसे ही मैं टेंसाइल लोड लगाऊंगा, टेंशन में उसका फेलियर हो जाएगा. अगर मैं टेंसाइल लोड लगा के फेल करना चाहता हूं तो 300 एमपीए का फोर्स लगाना है. करेक्ट है. कंप्रेसिव लोड लगा के फेल करना चाहता हूं तो 400, और शियर से फेल करना चाहता हूं तो 200 एमपीए का फोर्स मेरे को लगाना पड़ेगा. क्लियर है. अब सवाल यह बोल रहा है कि जिस मटेरियल का शीट है, जिस मटेरियल का शीट है, क्या हम उसी मटेरियल का पंच भी बना सकते हैं? समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होता है पंचिंग ऑपरेशन. उसके लिए एक डाई होती है. जिस शीट को पंच करना है उसको हम डाई के ऊपर रख दिए. राइट. ये है शीट. शीट को हमने डाई के ऊपर रख दिया और फिर हम यूज करेंगे एक पंच. दिस इज पंच. करेक्ट. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस पंच? हाँ, अभी के लिए अपन 5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे. जब अपन प्रोडक्शन में एक्चुअल पंचिंग देखेंगे तो उसमें वेरिएशन होता है, लेकिन अभी के लिए अपन डाई और पंच दोनों को हम सेम साइज का मान लेते हैं. 5-5 सेंटीमीटर का दोनों का होल है. करेक्ट है. अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता क्या हूं कि इस शीट में होल करना है. इसका मतलब इस शीट को मैं फेल करना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं. करेक्ट है. तो मैं चाहता हूं कि यह शीट ब्रेक हो जाए और पंच, हाँ, पंच ब्रेक ना हो. सवाल समझ में आया? तो आपने करना क्या है कि पंच करने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो आप कैलकुलेट कर लो, और उससे पंच में कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो आप कैलकुलेट कर लो. यू विल कम टू नो कि सेम मटेरियल का पंच हम बना सकते हैं या नहीं. बात समझ में आई? शीट और पंच क्या सेम मटेरियल के बनाए जा सकते हैं? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. फटाफट सॉल्व करो.
कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कैसे निकाला? हाँ, पहले मेरे को क्या करना है कि ये जो शीट है इस पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, शीट पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, शीट पे यहां से एक फोर्स आ रही है और उसका रिएक्शन यहां से आएगा, करेक्ट है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो गया, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो गया, यानी कि शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा शीट में। तो शीट में अब मेरे को शीट को फेल करना है, तो इसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, टाउ इंटू एरिया, करेक्ट है। टाउ है आपका 200 एमपीए, करेक्ट है, और एरिया क्या है 2 पाई पाई डी टी। कौन सा एरिया लेना है जो कि इस फोर्स के पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल एरिया क्या आएगा, पाई इंटू डी पेरीमीटर इंटू थिकनेस, तो पाई डी इंटू टी आ गया। तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या, अरे यार 200 मेगा पास्कल है, यानी कि 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना। तो 200 इंटू पाई डायमीटर मेरे को दिया है ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, तो ये हो गया 50 mm इंटू 10 mm, करेक्ट है। तो ये आपका हो जाएगा 3115, या पाई के टर्म में भी निकाल लो तो चल जाएगा, क्योंकि चलो पाई के टर्म में बता दो मेरे को, पाई के टर्म में ये हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 इंटू पाई। इज इट क्लियर? चलिए, अब इतना फोर्स लगाएंगे तो होल प्रोड्यूस होगा। अब इस पंच पे कितना फोर्स आएगा, इस पंच पे भी एफ फोर्स आएगा, लेकिन इस एफ फोर्स का नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। और एरिया में यहां पे अब क्या लूंगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा कंप्रेसिव क्या हो गया, 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक बात है ये, यस नो। तो सिग्मा कंप्रेसिव आ रहा है, सिग्मा कंप्रेसिव आ रहा है 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 4, या 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा अपन इसको, 10 टू द पावर 5 इंटू पाई, राइट, डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया पाई इंटू 50 स्क्वायर, करेक्ट है। तो कितना आया कंप्रेसिव स्ट्रेस, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया जाएगा, कितना है 160 मेगा पास्कल। और कंप्रेसिव परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना था, 400 मेगा पास्कल था। तो जो इंड्यूस स्ट्रेस आया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो इंड्यूस हुआ है, दैट इज लेस देन द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसका मतलब पंच क्या होगा, पंच जो है वो सेफ रहेगा। तो यहां पे जिस मटेरियल का मेरे को शीट है उसी मटेरियल का पंच भी मैं बना सकता हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए, कॉमन एजम्पशंस
इन मॉस दोस्तों बाय डिफॉल्ट हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। अगर इसके विपरीत कुछ ना लिखा हो तो हम इन एजम्पशंस को ट्रू मानते हैं। क्या क्या एजम्पशंस है? पहला कि मटेरियल जो होगा वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब हुआ प्रॉपर्टीज आर सेम at all the points. Properties are same in all the points. What is the meaning of isotropic? Isotropic का मतलब होता है properties are same in all three directions, in all directions. तो अगर एक मटेरियल होमोजीनियस है तो वो आइसोट्रॉपिक होगा। ट्रू और फॉल्स? एक मटेरियल होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि हर जगह मेरे को सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, करेक्ट है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में सेम पॉइंट प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, करेक्ट है। तो बेटा अगर मैं कहूं कि मटेरियल होमोजीनियस है तो वो आइसोट्रॉपिक होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं, फॉल्स है। अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो वो होमोजीनियस होगा, ये भी फॉल्स है। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। होमोजीनियस होने का मतलब वो आइसोट्रॉपिक होगा, ये जरूरी नहीं है, और आइसोट्रॉपिक का मतलब वो होमोजीनियस होगा, ये जरूरी नहीं है। समझो इस चीज को। अपन एक बॉडी ले लेते हैं। इस बॉडी पे मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी, करेक्ट है। अब पॉइंट ए पे मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है पी एक्स ए, पी वाई ए और पी जेड ए, राइट। पॉइंट बी पे मेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है पी वाई ए, पी एक्स ए, पी एक्स बी, पी वाई बी एंड पी जेड बी। अब मटेरियल अगर आइसोट्रॉपिक है तो क्या होना चाहिए? For isotropic material, property in all the directions should be same. For isotropic material मेरे को क्या मिलना चाहिए? आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए मेरे को पी एक्स ए इक्वल्स टू पी वाई ए मिलना चाहिए, इक्वल्स टू पी जेड ए मिलना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन पी एक्स ए और पी एक्स बी मे नॉट बी सेम। पॉइंट ए पे मेरे को जो प्रॉपर्टी मिल रही है दैट हैज टू बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब पी एक्स ए, पी वाई ए और पी जेड ए इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली पी एक्स बी, पी वाई बी और पी जेड बी बराबर होना चाहिए। लेकिन पी एक्स ए और पी एक्स बी इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है, क्लियर हुआ। और होमोजीनियस होना है तो क्या बनना पड़ेगा? होमोजीनियस के लिए ए और बी पे मेरे को सेम प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, यानी कि पी एक्स ए और पी वाई बे सेम होना चाहिए और पी जेड ए इक्वल टू पी जेड बी होना चाहिए। होमोजीनियस मटेरियल के लिए पी एक्स ए और पी वाई ए सेम होना जरूरी नहीं है। वो किसके लिए जरूरी है पी एक्स ए और पी वाई ए का सेम होना? आइसोट्रॉपिक मटेरियल का। तो एक मटेरियल आइसोट्रॉपिक हो सकता है और वो नॉन होमोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है
और नॉन आइसोट्रॉपिक हो सकता है। तो पहला जो मैंने एजम्पशन लिया है कि मटेरियल जो हमको दिया गया है वो आइसोट्रॉपिक है और होमोजीनियस है, यानी कि हर डायरेक्शन में इसकी सेम प्रॉपर्टी है और हर पॉइंट पर मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। दैट इज द फर्स्ट एजम्पशन। चलिए अब इसके बाद सेकंड एजम्पशन क्या हम लेते हैं। सेकंड एजम्पशन इज अप्लाइड लोड is within the elastic limit. Applied load is within the elastic limit. ये एक पेन है और क्वेश्चन में दिया गया है कि मैंने इस पेन को तोड़ दिया, तो मैं यहां पे एजम्पशन को ट्रू मानूंगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट तो बहुत कम आता है, उससे तोड़ दिया मतलब ऑब्वियसली मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं। बाय डिफॉल्ट मैं उसको अब लिखूंगा जब, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि बॉडी टूट गई, तो ये एजम्पशन भी मेरा करेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो फिर हम लोड को विद इन द इलास्टिक लिमिट ही मानते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अप्लाइड लोड इज ग्रेजुअल। अब ग्रेजुअल लोड क्या होता है दोस्तों? लोड को मैं तीन टाइप से अप्लाई कर सकता हूं। लोड को मैं अप्लाई कर सकता हूं, फर्स्ट होता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल लोड का मतलब होता है कि यहां पे अगर मेरे को पी लोड लिखा हुआ है, अगर यहां पे लगा है कि मैंने पी फोर्स लगाया है, तो इसको मैं डायरेक्टली पी पे लेके नहीं गया हूं। ग्रेजुअल लोड का मतलब होता है कि इसको मैं जीरो से इंक्रीज करते करते पी पे लेके गया हूं। क्लियर हुई बच्चों? मैं डायरेक्टली अगर पी लोड लगा दूंगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा एज कंपेयर टू ग्रेजुअल लोड। और एक होता है इंपैक्ट लोड, उसमें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो कभी भी लोड या मोस्ट ऑफ द कंडीशन में लोड जो होता है वो ग्रेजुअल नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप मॉस में जितने भी इक्वेशंस आप निकालने जा रहे हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा एफ अपॉन एरिया, वहां पे एफ क्या है? वो एफ जीरो से एफ तक इंक्रीज हुआ है। अगर वो उसको एफ को मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस इक्वल टू, हमेशा याद रखते हैं हम एफ इक्वल टू एरिया, अगर ये एफ डायरेक्ट लगा होता तो स्ट्रेस मेरे को मिलता है 2F/A। आ रही है बात समझ में? जब मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस इक्वल टू F/A, तो ये F क्या है? ये F क्या है? ये F को हमने डायरेक्टली F नहीं किया है, इसको हमने जीरो से F तक बढ़ाया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जो हम नॉर्मली, देखिए पहला वाला एजम्पशन आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए, ये तो हम हर क्वेश्चन में मानते ही हैं। और तीसरा वाला एजम्पशन भी जब तक बाय डिफॉल्ट ना दिया हो कि लोड ग्रेजुअल है, सॉरी लिखा हो कि सडनली अप्लाइड लोड है या इंपैक्ट लोड है, तो आप उसको ग्रेजुअल लोड ही मान के चलोगे। आप जितने भी फॉर्मूले मॉस में निकालोगे वो सारे फॉर्मूले आप ग्रेजुअल लोड के लिए निकालते हो। अगर लोड सडनली अप्लाइड हो या लोड इंपैक्ट हो तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, उस सडन लोड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रेजुअल लोड के मैग्नीट्यूड के बराबर। वो देखेंगे बाद में अपन। बाय डिफॉल्ट आपने ये मान के चलना है कि लोड जो मेरे को दिया है वो डायरेक्टली एफ नहीं हुआ है, वो जीरो से बढ़ते हुए एफ तक पहुंचा है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्टली आप एफ लोड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये लोड ग्रेजुअल है। और बाय डिफॉल्ट हम ये भी मान के चलते हैं कि जो अप्लाइड लोड है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है। लेकिन अगर मेरे को लिख दिया कि भैया पेन टूट गई, पेन टूट गई, तो ऑब्वियसली लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया, फिर वहां पे हम इलास्टिक वाला एजम्पशन नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? जैसे यहां पे लिख दिया है कि सडनली अप्लाई किया गया है लोड को, तो फिर मेरे को ग्रेजुअल लोड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। आ रही है बात समझ में? लेकिन बाय डिफॉल्ट ये तीन एजम्पशंस रहते हैं कि मटेरियल आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस है, और क्या लोड ग्रेजुअल है, और लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है। इज दैट क्लियर? चलिए